एमए उत्तरार्ध की इस कक्षा में मैं पुनः अपने विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको हमने पूर्व में बताया था कि हम तृतीय प्रश्न पत्र पढ़ेंगे और तृतीय प्रश्न पत्र में एक कवि विशेष का अध्ययन है, जिसके अंतर्गत महाकवि भास विरचित संपूर्ण नाटक जो कि 13 हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक सामान्य सा परिचय कवि के बारे में, भास कवि के स्थिति काल, उनके जन्म स्थान के बारे में हमने लिया और उससे पूर्व उनकी कृतियों के बारे में भी हमने जाना कि उनकी कितनी कृतियां हैं। तो हम इस बात पर विचार कर चुके हैं कि भास विरचित 13 नाटक हैं या नाटक कृतियां हैं। और नाटक क्या होता है? जिसका मंचन रंगमंच पर किया जा सके, जो दृश्य इंद्रियों के द्वारा देखा जा सके, जो नेत्रों को मनोहर, जिस रसिक जो है वो अपने नेत्रों के माध्यम से, अपने कानों के माध्यम से जिसका आनंद अनुभव कर सकता है, वो जो कृतियाँ होती हैं, जो काव्य होता है, वो नाटक की श्रेणी में आता है। तो ऐसे भास ने 13 नाटकों की रचना करी है, जिनके विभिन्न आधार हैं। राम कथा पर आधारित यानी रामायण से संबंधित नाटक, महाभारत संबंधित नाटक और लोक कथा संबंधित नाटक। तो हमने उनके बारे में विचार कर लिया था कि कौन कौन से नाटक किस कथा के ऊपर आधारित हैं। तो इन 13 नाटकों के जो नाम हैं हम एक बार वापस कर लेते हैं। राम कथा संबंधी प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक है। महाभारत से संबंधित मध्यम प्रयोग, उरुभंग, पंचरात्र, दूत घटोत्कच और कर्णभार, बालचरित, दूतवाक्यम, इस प्रकार से 7 नाटक महाभारत संबंधित हैं। और अगले जो लोक कथा संबंधी नाटक हैं, प्रतिज्ञा, योगेंद्रायण, स्वप्न वासव दत्तम, अविमारक और दरिद्र चारुदत्त। तो इस प्रकार से जो 13 नाटक कवि के द्वारा लिखित हैं, उन 13 नाटकों का संक्षिप्त परिचय हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि हम सभी को पता है कि हमें यहाँ पर भास का अध्ययन करना है विशेषतः। तो भास में से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हम अगली कक्षा में, अगली ई क्लास में डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले हम उनके ये जान लेते हैं कि 13 नाटक हम पढ़ेंगे। 13 नाटकों में क्या कथा वस्तु है, कितने कितने अंक के हैं, एक सामान्य सा परिचय हम करेंगे। तो आज जितने भी नाटकों का हम कथा वस्तु का परिचय कर सकते हैं वो आज की कक्षा में हम करेंगे। तो और कुछ नाटकों में से सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे और कुछ नाटक आपके व्याख्या हेतु प्रस्तावित हैं, जैसे बालचरित है, पंचतंत्र, पंचरात्र है, प्रतिज्ञा, योगेंद्रायण, स्वप्न वासव दत्तम, चारुदत्त, से कुछ अंशों से व्याख्या आएगी आपकी 20 अंक की। तो हमें इन नाटकों के जो श्लोक हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। वो हम आगामी कक्षा में एक एक नाटक जब उठाएंगे तो हम उनको पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम हमारे इन 13 नाटकों के बारे में पढ़ते हैं, इनका एक सामान्य सा परिचय लेते हैं। तो हमें इस बात से पूर्णतः विदित हो जाना चाहिए कि भास के बारे में, यानी भास के कृतित्व के बारे में, भास के व्यक्तित्व के बारे में, भास के जन्म स्थान के बारे में, यानी कवि का हमें पूर्णतः अध्ययन करना है। और उनके 5 जो नाटक हैं उनको हमें बालचरित्रम, पंचरात्र, इनको आगे से अंदर से भी पढ़ना है। और कुछ नाटकों में से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो उनके पात्रों के चरित्र चित्रण, कथा वस्तु, उससे संबंधित पूछे जाएंगे। लेकिन उससे पूर्व आपकी आज की इस कक्षा में 13 नाटकों का एक सामान्य परिचय हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला आपका है प्रतिमा नाटक। तो प्रतिमा नाटक, ये नाटक 7 अंकों का नाटक है, जिसमें भास ने राम गमन से लेकर रावण वध तक की घटना को स्थान दिया है। प्रथम अंक में राजा दशरथ राम के राज्याभिषेक की तैयारी का वर्णन करते हैं। इसके बाद कैकेयी द्वारा राज्याभिषेक को रोकने, राजा दशरथ के मूर्छित होने तथा राम के साथ सीता और लक्ष्मण के वन प्रयास का वर्णन किया गया है। द्वितीय अंक में राम वनगमन के पश्चात दशरथ के प्राण परित्याग का वर्णन है। देखिए, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि रामायण की कथा के ऊपर आधारित ये नाटक है। तो इसमें राम के ही चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है। तो इसमें कितने अंक का नाटक है ये? 7 अंकों का है। तो द्वितीय अंक में राजा दशरथ के प्राण परित्याग कर देते हैं। तृतीय अंक में देखिए इसमें क्या होता है, मृत इक्ष्वाकु वंशीय है राजाओं की
प्रतिमाओं के साथ महाराज दशरथ की भी प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस अंक के आधार पर नाटक का नामकरण किया गया है। प्रतिमा नाटक यानी यहाँ पे इक्ष्वाकु वंश के जो भी राजाएं हैं उनकी प्रतिमाएं बनाई जाती है और उनकी प्रतिमाओं के साथ में महाराज दशरथ की प्रतिमा का भी स्थापन किया जाता है। तो जो प्रतिमा स्थापन है इसी के आधार पर नाटक का नामकरण किया गया है। चतुर्थ अंक में भरत सुमित्र के साथ राम को मनाकर अयोध्या लौटाने के लिए वन में जाते हैं, परंतु राम उन्हें पिता के वचन को सत्य करने की बात कहते हैं। भरत अंत में न्यास के रक्षक के रूप में रहने की बात मानते हैं, यानी भरत राज्य ग्रहण नहीं करते। वो उनका मानना है कि वो जो राम की धरोहर है वो राज्य उसको न्यास के रूप में यानी उन्हीं की वस्तु के रक्षण के रूप में मानकर उसके रक्षण के हेतु वो लौटने के लिए मानते हैं। पंचम अंक में स्वर्ण मृग की कथा तथा रावण द्वारा सीता के हरण को बताया गया है। षष्ठम अंक में रावण व जटायु के मध्य भयंकर युद्ध होता है। जटायु को मारकर रावण सीता को लंका ले जाने में सफल हो जाता है। इधर सुमंत्र द्वारा भरत को सीता हरण की सूचना मिलती है। भरत अपनी सेना के साथ रावण के विरुद्ध अभियान की घोषणा करता है। सप्तम अंक में राम द्वारा रावण का संहार है। दल बल सहित अयोध्या आगमन, राम भरत मिलन तथा राम के राज्य अभिषेक का वर्णन किया गया है। भरत वाक्य के पश्चात नाटक की समाप्ति हो जाती है। तो इस तरह से जो ये नाटक है पूरे कथा वस्तु के आधार पर इसका नामकरण यानी घटना विशेष के आधार पर इसका नामकरण किया गया है प्रतिमा नाटक। और ये रामायण के ही सभी पात्र इसके अंतर्गत हैं और उन्हीं की कथा वस्तु का समावेश इस नाटक के अंतर किया गया है। देखिए इसके पश्चात दूसरा जो रामायण की कथा के ऊपर ही आधारित नाटक है वो है अभिषेक नाटक। ये भी राम कथा पर आधारित है। इसमें कितने अंक हैं? 6 अंक हैं और इसमें रामायण के किष्किंधा कांड से युद्ध कांड तक की समाप्ति तक की कथा अर्थात बलिवध से राम राज्य अभिषेक तक की कथा वर्णित है। राम राज्याभिषेक के आधार पर ही इसका नामकरण किया गया है। तो इसका नाम अभिषेक नाटक इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी कथा में जो मुख्य बिंदु आया है वो राम का राज्य अभिषेक है। तो राम के राज्य अभिषेक की कथा के आधार पर इसका नामकरण होने के कारण इसका नाम अभिषेक नाटक पड़ा है। नाटककार भास ने महाभारत के कथानक सूत्रों को लेकर अपनी अनुपम कल्पना से सुंदर नाटकों की रचना करी है। इस कथा पर पंचरात्र, मध्यम वयोग, कर्णभार, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच और उरुभंग नाटक निबंध इनके द्वारा किए गए हैं। अब देखिए जितने भी नाटकों का परिचय हम आज की कक्षा में कर पाएंगे तो तीसरा नाटक जो कि महाभारत का प्रथम नाटक है उसका हम यहाँ पर परिचय लेते हैं। पंचरात्र ये 3 अंकों का समकार है। इसमें पंचरात्र में 3 अंक हैं। यज्ञ की समाप्ति पर वे द्रोणाचार्य द्वारा दुर्योधन से आधे राज्य की दक्षिणा मांगने एवं द्रोण पांडवों के लिए आधा राज्य मांगते हैं, परंतु दुर्योधन एक शर्त रखता है, यदि 5 रात्रियों में मिल गए तो आधा राज्य दे दिया जाएगा। अंत में वचन को निभाने का वर्णन इस नाटक में किया गया है। इसके पश्चात में जो चतुर्थ नाटक है वो है बालचरित। बालचरित इसमें 5 अंक हैं तथा हरिवंश पुराण के आधार पर श्री कृष्ण के बालचरित का वर्णन है। यानी इसमें किसका वर्णन है? श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। इसमें श्री कृष्ण के जन्म से कंस वध तक की कथा का वर्णन समावेश किया गया है। इसके पश्चात जो नाटक है वो है मध्यम वयोग। मध्यम वयोग ये 1 अंक का वयोग है और व्यायोग रूपक का एक भेद होता है।
हमने पढ़ा था कि नाटक रूपक आदि, तो रूपक नाटक जो है उसका एक भेद होता है व्यायोग, तो ये उसी का एक भेद है। और इसकी कथा वस्तु का आधार भी महाभारत है। इसमें पांडवों के वनवास काल में भीम द्वारा घटोत्कच के पंजे में एक ब्राह्मण बालक की मुक्ति की कथा है। यानी घटोत्कच के पंजे से एक ब्राह्मण बालक को किस तरह से मुक्त कराया जाता है, उसके ऊपर ये कहानी आधारित है। मध्यम शब्द मध्यम पांडव, भीम और ब्राह्मण के मध्यम पुत्र दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। अर्थात जो भीम है वो मध्यम पांडव है, यानी बीच वाले भाई हैं, और इधर ब्राह्मण के पुत्र जो हैं उनको वो भी मध्यम पुत्र हैं। तो दोनों के लिए, दोनों के बीच की कथा वस्तु का इसमें समावेश किया गया है, इसलिए इस नाटक का नाम मध्यम व्यायोग रखा गया है। तो इस प्रकार से आज के इस व्याख्यान में हमने भास के 5 नाटकों की कथा वस्तु के बारे में जाना, और अगले व्याख्यान में हमारे जो और नाटक बच गए हैं उनकी कथा वस्तु के ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे। तो आज के व्याख्यान में केवल इतना ही। धन्यवाद।